आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय वाकई झारखंड के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना है। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा को तैयार करने के लिए हमने जिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है, उनमें आधिकारिक सरकारी दस्तावेज हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है और जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी विशेषज्ञ अध्ययन सामग्री शामिल है। सही कहा। और मुझे लगता है कि आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य या कहें कि हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे झारखंड ने खुद को केवल एक खनन या माइनिंग वाले राज्य की छवि से बाहर निकाला। मतलब सिर्फ कच्चा माल निकालने वाले राज्य की छवि से बाहर निकालकर एक निवेश के लिए पसंदीदा ब्रांड में बदलने की कोशिश की। और यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक सवाल सामने आता है। कैसे एक राज्य जो हमेशा से लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा था, उसने अचानक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में सीधे 7वां स्थान हासिल कर लिया। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस नीति का ऐतिहासिक संदर्भ। देखिए, किसी भी नई नीति के महत्व को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि उससे पहले का माहौल कैसा था। जी। राज्य का गठन 2000 में हुआ था, राइट? बिल्कुल। और पहली औद्योगिक नीति अगस्त 2001 में आई थी। उस वक्त राज्य नया था, उम्मीदें बहुत थीं और पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, क्योंकि झारखंड की पहचान ही हुई थी। जी, वो नीति लगभग 10 साल तक चली, लेकिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाई। फिर 2012 में एक नई नीति लाई गई। अगर हम आधिकारिक दस्तावेजों को देखें तो कागजों पर 2012 की नीति बहुत अच्छी थी। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम और लैंड बैंक जैसे कई प्रगतिशील विचार शामिल किए गए थे। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर 2012 में ही सिंगल विंडो सिस्टम जैसे आधुनिक विचार आ गए थे, तो फिर 2016 में मात्र 4 साल बाद ही एक नई नीति लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या 2012 की नीति जमीन पर फेल हो गई थी? फेल कहना शायद थोड़ा कठोर होगा, लेकिन हाँ, वो जमीन पर उतर नहीं पाई। विचार अच्छे होने के बावजूद उन्हें लागू करने की गति बहुत धीमी थी। अधिकारियों के पास फाइलें महीनों पड़ी रहती थीं और यहीं से 2016 की नीति की आवश्यकता और उसका संदर्भ बनता है। मतलब एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 2016 वो दौर था जब पूरे देश में मेक इन इंडिया की गूंज थी। इसके साथ ही झारखंड में एक स्थिर सरकार काम कर रही थी जो निवेशकों को एक तरह का मनोवैज्ञानिक भरोसा देती थी। सबसे बड़ा बदलाव तो इस नई नीति के नाम में ही देखने को मिलता है। नाम में बदलाव? आप निवेश प्रोत्साहन शब्द जुड़ने की बात कर रही हैं। एकदम सही। पुरानी नीतियों के नाम सिर्फ औद्योगिक नीति होते थे, लेकिन 2016 की इस नीति का नाम था झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। जी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन शब्द का जुड़ना सरकार की अप्रोच में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब था कि अब सरकार सिर्फ एक रेगुलेटर बनकर कार्यालयों में बैठकर निवेशकों का इंतजार नहीं करेगी, वो एक प्रमोटर की भूमिका में आ गई थी। एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका कोर विजन बन गया था। यानी अब सरकार खुद आगे बढ़कर निवेशकों को आमंत्रित कर रही थी। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसी आक्रामक अप्रोच का नतीजा था कि विश्व बैंक और भारत सरकार के डीपीआईआईटी द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में झारखंड ने पूरे देश में 7वां स्थान हासिल किया? बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दूं, डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाला केंद्रीय विभाग है। लेकिन 7वां स्थान हासिल करना कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो नहीं होगा। कागजों पर तो नीतियां हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा क्या बदला जिससे निवेशकों का भरोसा जगा? ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बहुत ही सुनियोजित कानूनी और तकनीकी सुधारों का परिणाम था। 2012 में जिस सिंगल विंडो सिस्टम की सिर्फ बात हुई थी, 2016 की नीति के तहत उसे एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया गया। इसके लिए झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 पारित किया गया। मतलब अब ये कोई गाइडलाइन नहीं बल्कि एक कानून बन गया था। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था
वो था डीम्ड अप्रूवल, यानी स्वतः स्वीकृति का सिद्धांत। डीम्ड अप्रूवल, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर फाइल किसी अधिकारी की टेबल पर अटकी है तो उसे एक तय समय के बाद अपने आप पास मान लिया जाएगा? एकदम सही। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जैसे पिज्जा डिलीवरी का वादा होता है कि 30 मिनट में नहीं आया तो पिज्जा फ्री। यहाँ भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लागू किया गया। हाँ, ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। सरकार ने तय कर दिया कि अगर किसी निवेशक ने कोई फाइल या क्लियरेंस के लिए आवेदन जमा किया है और संबंधित अधिकारी 30 या 45 दिन, जो भी उस क्लियरेंस की तय सीमा हो, उसके भीतर उस फाइल पर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो सिस्टम उस फाइल को अपने आप पास मान लेगा। इससे तो अधिकारियों पर भारी दबाव आ गया होगा कि उन्हें समय पर काम करना ही है, वरना फाइल उनके हाथ से निकलकर अपने आप अप्रूव हो जाएगी। लाल फीताशाही को खत्म करने का ये बहुत ही कारगर तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम स्रोतों को देखें तो जमीन के आवंटन को लेकर भी कुछ तकनीकी सुधारों का जिक्र है। उद्योगपतियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जमीन नहीं मिलती। हाँ, अक्सर जमीन अधिग्रहण ही सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। तो इसे कैसे सुलझाया गया? इसे सुलझाने के लिए तकनीक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। झार भूमि पोर्टल का निर्माण किया गया। ये एक ऐसा डिजिटल कदम था जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। इस पोर्टल के जरिए राज्य के लैंड बैंक का सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया गया। मतलब कोई भी निवेशक, चाहे वो जापान में बैठा हो या अमेरिका में, वो अपने लैपटॉप पर देख सकता था कि झारखंड के किस जिले में उद्योग लगाने के लिए कितनी जमीन खाली पड़ी है। जी, पारदर्शिता लाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। निवेशक को अब जमीन खोजने के लिए दलालों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने थे। जमीन की उपलब्धता के साथ साथ 2016 की इस नीति में एक और बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिलता है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम पुरानी नीतियों को देखें तो पूरा फोकस सिर्फ भारी उद्योगों जैसे बड़े-बड़े स्टील प्लांट या माइनिंग प्रोजेक्ट्स को लगाने पर होता था। लेकिन इस बार नीति निर्माताओं ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। सही कहा आपने। 2016 की नीति में बड़े स्टील प्लांट से फोकस हटाकर अन्य क्षेत्रों की तरफ ले जाया गया। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे राज्य में जहाँ लोहे और कोयले की भरमार है, वहाँ बड़े उद्योगों से ध्यान हटाना कोई जोखिम भरा कदम नहीं था। इसका इकोनॉमिक लॉजिक क्या था? जोखिम से ज्यादा ये समय की मांग थी। इसके पीछे का अर्थशास्त्र बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक है। होता क्या है कि जब कोई बड़ा भारी उद्योग या मेगा स्टील प्लांट लगता है तो उसमें 10,000 करोड़ या उससे भी अधिक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। लेकिन अगर आप रोजगार के आंकड़े देखें तो नौकरियां कुछ 100 लोगों को ही मिल पाती हैं। हाँ, क्योंकि आजकल सारा काम ऑटोमेशन और भारी मशीनों से होता है। बिल्कुल। निवेश तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन आम आदमी को उसका सीधा फायदा नहीं मिलता। और एक राज्य के तौर पर झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत थी रोजगार पैदा करना, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसके लिए उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर्स को रीडिफाइन किया। जी, 2016 की नीति में बड़े उद्योगों के साथ साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की एक पूरी नई लिस्ट बनाई गई। इसमें एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, टेक्सटाइल एंड अपैरल, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को रखा गया। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी को भी इसमें शामिल किया गया था, राइट? हाँ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी यहाँ कम पूंजी निवेश में भी हजारों लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। इसका एक बहुत ही शानदार एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अर्थव्यवस्था पर। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि टेक्सटाइल सेक्टर पर खास फोकस किया गया। क्या इसका जमीन पर कोई वास्तविक प्रभाव देखने को मिला या ये सिर्फ कागजी बातें थी? इसका जमीन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जब वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई तो रांची के पास उरमांझी जैसे इलाकों में बड़े टेक्सटाइल पार्क और परिधान कारखाने खुले। इसका सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि इन कारखानों ने हजारों ग्रामीण महिलाओं को सीधा रोजगार दिया। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब जिन महिलाओं के पास शायद कोई बहुत बड़ी टेक्निकल डिग्री नहीं थी, उन्हें भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मौका मिला। बिल्कुल। ये वो महिलाएं थीं जिन्हें शायद पहली बार अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर किसी कारखाने में काम करने, एक नियमित वेतन पाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका मिला। ये केवल औद्योगिकरण नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। ये कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन नीतियां और पोर्टल बना देना एक बात है, और देश विदेश के निवेशकों को झारखंड आने के लिए राजी करना बिल्कुल अलग बात।
तो सरकार ने इस नई छवि को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? ब्रांडिंग कैसे की? निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही आक्रामक और व्यापक ब्रांडिंग अभियान चलाया गया, जिसे नाम दिया गया मोमेंटम झारखंड। ये कोई सामान्य सरकारी अभियान नहीं था। फरवरी 2017 में रांची के खेलगांव में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। हाँ, मोमेंटम झारखंड। मुझे याद है, स्रोतों में इस समिट के बारे में काफी विस्तार से बताया गया था। पूरा शहर होर्डिंग से पटा हुआ था, सड़कों की सूरत बदल गई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया था। इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? MS धोनी का चुनाव एक मास्टर स्ट्रोक था। वो केवल एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि पूरे विश्व में झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक पहचान है। जब एक ग्लोबल आइकॉन ये कहता है कि झारखंड निवेश के लिए तैयार है, तो उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। धारणा ही बदल जाती है। जी, मोमेंटम झारखंड केवल 2 दिनों का कोई इवेंट नहीं था, बल्कि राज्य की धारणा बदलने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास था। इस सम्मेलन का लक्ष्य बहुत बड़ा था। राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाना और कम से कम 5 लाख नए रोजगार पैदा करना। और निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए प्रशासन के स्तर पर जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, वो भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, निवेश की इस पूरी प्रक्रिया को दिशा देने और निवेशकों के मन से हर तरह का डर निकालने के लिए झारखंड निवेश संवर्धन बोर्ड या झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया। और इसके संरक्षक सीधे मुख्यमंत्री थे। सही कहा। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद इन्वेस्टमेंट बोर्ड की कमान संभालता है और GSIDC जैसी संस्थाएं नोडल एजेंसी की तरह काम करती हैं, तो उद्योगपतियों को ये स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार उनके निवेश को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ये तो हो गई ब्रांडिंग, धारणा और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की बात। लेकिन अगर मैं एक निवेशक हूं, तो मैं सिर्फ होर्डिंग या MS धोनी का चेहरा देखकर तो अपने करोड़ों रुपए नहीं लगा दूंगा। जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले अपना मुनाफा देखता है। तो जमीन पर असल में निवेशकों को क्या वित्तीय फायदे या इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे? आखिर उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु छोड़कर झारखंड क्यों आना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 2016 की इस नीति में बहुत ही आक्रामक और आकर्षक वित्तीय लाभों का प्रावधान किया गया था। सरकार ने अपना खजाना एक तरह से खोल दिया था। अगर हम इसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर का डीप एनालिसिस करें, तो मुख्य पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? मुख्य वित्तीय छूटों की बात करें तो सरकार ने वादा किया कि जो भी नए उद्योग लगेंगे, उन्हें अगले 5 वर्षों तक राज्य GST यानी SGST के भुगतान की प्रतिपूर्ति या रीएम्बर्समेंट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत होती है शुरुआती सालों में। बिल्कुल। इसके अलावा उद्योग के लिए जमीन खरीदते समय जो निबंधन या रजिस्ट्रेशन होता है, उस पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को 100% माफ कर दिया गया। बिजली बिलों में भी भारी पावर टैरिफ सब्सिडी दी गई। और इंटरेस्ट सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी प्रावधान था। जी हाँ, और जो सबसे बड़ा फायदा था वो था कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। यानी अगर कोई उद्यमी अपनी मशीनरी और प्लांट लगाने में पैसा खर्च करता है, तो सरकार उस खर्च का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के मामले में 25% तक था। ये तो काफी बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है। मतलब सरकार शुरुआती झटकों को कम करने में पूरी मदद कर रही थी। लेकिन क्या ये सारे फायदे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स या पहले से स्थापित उद्योगपतियों के लिए ही थे? ये इसमें समाज के निचले तबके के लिए भी कोई गुंजाइश थी? यहीं पर ये नीति सबसे ज्यादा चमकती है। ये केवल मुनाफे और उत्पादन की बात नहीं करती, बल्कि समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत ही मजबूत मॉडल पेश करती है। स्रोतों से पता चलता है कि MSME प्रमोशन स्ट्रेटजी के तहत लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। समावेशी विकास को जमीन पर कैसे लागू किया गया? क्या इसके लिए कोई अलग से आर्थिक प्रावधान था? बिल्कुल। नीति में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को सामान्य उद्यमियों की तुलना में 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर सामान्य वर्ग के किसी उद्यमी को किसी योजना में 25% सब्सिडी मिल रही है, तो इन विशेष वर्गों के उद्यमियों को उसी योजना में 30% सब्सिडी दी जाएगी। एकदम सटीक। ये अतिरिक्त 5% का लाभ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश थी। सदियों से जो वर्ग व्यापार और उद्योग से दूर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनका जोखिम कम करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, ताकि औद्योगिकरण का फायदा सिर्फ चंद घरानों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
अगर हम अब तक की इस पूरी चर्चा के एक्सपेक्टेड आउटकम्स और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समेटने की कोशिश करें तो ये समझना जरूरी है कि 2016 की ये औद्योगिक नीति आखिर इतनी खास क्यों है। देखिए, जो लोग जेपीएससी जैसी उच्च स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नीति झारखंड के आर्थिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर हम जेपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो नीति का वर्ष, इसके मुख्य उद्देश्यों, इंसेंटिव स्ट्रक्चर और प्रायोरिटी सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें, मेंस के लिए आपको इसका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस समझना होगा। 2001, 2012 और 2016 की नीतियों की तुलना करनी आनी चाहिए और ये समझना होगा कि कैसे ये नीति सिर्फ कारखाने लगाने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये एक कहानी है झारखंड के अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलने की। एक ऐसा राज्य जिसे सिर्फ संसाधन निकालने वाले राज्य के रूप में देखा जाता था, जहां से सिर्फ कच्चा लोहा, अभ्रक और कोयला निकालकर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता था, वो इस नीति के जरिए खुद को एक मूल्यवर्धन करने वाले या वैल्यू एडिशन करने वाले राज्य में बदलने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी कि कैसे सही विजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नियमों और डिजिटल टेक्निक के इस्तेमाल से सिस्टम की सुस्ती और लाल फीताशाही को तोड़ा जा सकता है। चलिए, इस गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जेपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे ही विस्तृत लेक्चर्स आपको मिलते रहें।